आज की ये कहानी एक ब्लाइंड मर्डर की कहानी है। एक कहानी जिसमें पुलिस को सबसे पहली चुनौती का सामना करना पड़ता है कि उस लाश की पहचान करना, कि किस तरह से उस लाश की पहचान की जाती है और उसके बाद फिर उस कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस कितनी मशक्कत करती है, मेहनत करती है। ये सारी चीज़ें इस कहानी में। कहानी बिहार के गोपालगंज की है। बिहार के गोपालगंज में एक जगह है मांझागढ़। मांझागढ़ रेलवे स्टेशन के करीब एक पेड़ के नीचे एक महिला की अनजान लाश पड़ी हुई थी। वहां से राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनमें से एक व्यक्ति की नज़र उस लाश पे पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र उस लाश पे पड़ती है वो फौरन उसके करीब जाता है और फिर उसे देखने के बाद फिर वो शोर मचाता है। जैसे ही आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति वहाँ के इलाके के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस की टीम शुरुआती ही तफ्तीश में ये जान चुकी थी कि इसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई। उसके बावजूद कागजी कार्रवाई के लिए पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है और उसके बाद फिर उस मौके वारदात से तमाम जो सबूत हो सकते थे उसे इकट्ठा करने की कोशिश करती है। उसके बाद आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ करती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस महिला को पहचानता हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता जो इस महिला को पहचानता हो। अब उसके बाद पुलिस उसकी तस्वीर लेती है और तस्वीर लेने के बाद फिर तमाम पुलिस स्टेशन में इसको भेजती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या कोई भी इस तरह की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। लेकिन तमाम पुलिस स्टेशन में फ़ोटो भेजने के बावजूद कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आती जो इस महिला से रिलेटेड हो। अब पुलिस इसके बाद उस इलाके के करीब आसपास के जितने भी ज़िले होते हैं, वहाँ पर इस तस्वीर को भेजती है और ये पता लगाना चाहती है कि ये महिला आखिर कौन है और ये महिला कहाँ की रहने वाली। इस तरह की तफ्तीश वो जारी रखती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता जो इस महिला को पहचानने का क्लेम करे। पुलिस अब धीरे धीरे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आ जाता है कि इस महिला की मौत गला घोटने के कारण ही हुई है। अब पुलिस वाले तफ्तीश करते हैं, कुछ वक्त बीतता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। अब जो इस केस की फाइल थी वो पुलिस स्टेशन के रैक पे धूल खाती रही। पुलिस के एक नए एसपी जो वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, जब उनकी मौजूदगी वहाँ पर होती है वो पुराने केस को रीओपन करते हैं, तो उनमें से एक केस ये भी होता है। जिसके बाद पुलिस तफ्तीश दोबारा से शुरू करती और दोबारा से तफ्तीश शुरू करने के दौरान पुलिस सबसे पहले ये पता लगाती कि मौके वारदात पे उस वक्त जिस रात ये कत्ल होने का अंदेशा मिला, यानी जिस रात ये बॉडी मिली, उसके आसपास 1-2 दिन के करीब वहाँ पर कितने मोबाइल एक्टिव थे। इस तरह से पुलिस सबसे पहले मोबाइल कंपनी से डाटा, जो डंप डाटा था, उसे कलेक्ट करती और कलेक्ट करने के बाद एक लंबी तफ्तीश के बाद ये पता चलता है कि उस पेड़ के आसपास जो स्पेसिफिक जगह थी, उसके आसपास 4 नंबर मौजूद पाए गए थे। 4 नंबर के चलते पुलिस अब उन 4 नंबर पे तफ्तीश करती है। 4 नंबर पे तफ्तीश करने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि इनमें से एक नंबर जो कि वहाँ से कुछ दूरी पे जाने के बाद स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद से आज तक वो नंबर बंद है। पुलिस को जैसे इस नंबर के बारे में पता चलता है, पुलिस इस नंबर की डायरेक्शन में जांच शुरू कर देती है और इस नंबर के बारे में मोबाइल कंपनी से पता लगाना शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को ये पता चलता है कि असल में ये नंबर जिसका है वो एक महिला है और उसका नाम शशि कुमारी है। जैसे ही ये पता चलता है कि ये नंबर शशि कुमारी का है और उसके बाद फिर उसका एड्रेस निकाला जाता है, तो पता ये चलता है कि ये असल में रहने वाली हिमाचल प्रदेश की है। अब पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस उस जगह पर वहाँ के पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करती और उसके बाद इस शशि कुमारी की फैमिली के बारे में पता लगाना शुरू करती। वहाँ की पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी, उसी दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि असल में 1 साल पहले ये शशि कुमारी जो वो लापता हो जाती है और उसके बाद से 1 साल बाद तक आज तक उस महिला का कोई भी पता नहीं चला है। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस उस महिला की तस्वीर उन्हें दिखाती जिस महिला की उस पेड़ के करीब लाश मिली थी। तो घर वाले उस तस्वीर में ये पहचान लेते कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेटी है। पुलिस वाले अब इसके बारे में पता लगाते हैं कि क्या इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई ऐसा लेन देन का मामला जिसकी वजह से कोई इसका कत्ल कर सकता हो, या कोई ऐसा अफेयर का मामला। तो घर वाले इन सारी बातों से इनकार करते हैं। घर वाले कहते हैं नहीं, उसका किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं था या कोई भी ऐसा मामला या दुश्मनी या पैसे का लेन देन, ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस को तो ये पता चल गया था कि ये लाश किसकी है, लेकिन अब कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस को आगे की तफ्तीश करना ज़रूरी था। पुलिस
अब उसी जगह से शुरुआत करती है तफ्तीश की, जहां से पुलिस ने इस लाश को पहचानने में की थी। यानी वो चौथा नंबर जिस पे पुलिस की नज़र पड़ी थी और जिसकी वजह से इस लाश की पहचान हो सकी थी, उनमें से जो 3 नंबर पहले थे, उनकी भी अब जांच करना पुलिस शुरू कर देती है। पुलिस जब उनकी जांच करती है तो उनमें से एक नंबर ऐसा पाया जाता है, इस नंबर का एड्रेस वो भी हिमाचल प्रदेश का होता है। हिमाचल प्रदेश का एड्रेस होने के कारण पुलिस को उस नंबर पे शक होता है। पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है ये नंबर आज भी एक्टिव है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता ये चलता है कि ये नंबर इस वक्त बिहार में ही है और इसका जो मेन एड्रेस है वो हिमाचल प्रदेश है। नंबर जिसके नाम पे था उसका नाम गोविंद यादव था। जैसे ही पुलिस को उसके बारे में पता चलता है, पुलिस अपनी टीम को वहाँ पर भेजती है और उसके बाद थोड़ी खोजबीन के बाद गोविंद यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गोविंद यादव को गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआत में वो इन सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सख्ती से पेश आते हैं तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन इसके साथ वो एक और बात बताता है। वो बात ये होती है कि असल में इस कत्ल में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 2 और लोग भी इसमें शामिल थे। पुलिस अब गोविंद यादव से उन दोनों के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम मंतोष कुमार है और उसी के साथ उसकी पत्नी भी इस मर्डर में शामिल है, जिसका नाम गुड्डी कुमारी है। असल में इस कत्ल का जो मेन मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि गुड्डी कुमारी थी। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कत्ल जिसका हुआ वो भी एक महिला थी और कातिल जो कत्ल की मेन मास्टरमाइंड है वो भी एक महिला है। तो आखिर वजह क्या थी इसके कत्ल की? इसके पीछे की जानकारी पुलिस को जुटाना था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी में सिर्फ गोविंद यादव था। अभी तक मंतोष कुमार और गुड्डी कुमारी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस अब गोविंद यादव से ही इस कत्ल की वजह के बारे में पूछताछ करती है। तो गोविंद यादव बताता है कि इस कत्ल के पीछे की वजह कुछ इस तरह से थी कि असल में जो मंतोष कुमार है वो ट्रेन में खाने पीने का सामान बेचा करता था। एक दिन जब वो उस ट्रेन में सामान बेच रहा था, उस वक्त उसकी मुलाकात इस महिला शशि से होता है, जिसके बाद इनके बीच दोस्ती होती और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लेकिन मंतोष असल में शादीशुदा था। इस वजह से उसकी पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उसको इस बारे में बहुत आक्रोश था, लेकिन वो तुरंत रिएक्ट नहीं करती। वो इन दोनों के रिश्तों के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी वो खुलकर सामने नहीं आती। जब वो खुलकर सामने आती तो वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, ऐसा जाहिर करती कि उसे इस रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मंतोष अगर उसके साथ कोई संबंध बनाता है तो उसका भी कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से जब बात उसके सामने आती तो फिर मंतोष भी रिलैक्स हो जाता है। वो अपनी पत्नी से शशि की मुलाकात कराता है और इसी मुलाकात में फिर वो प्लान करती है कि वो शशि को अपने रास्ते से हटाएगी। लेकिन रास्ते से हटाने के लिए उसने प्लान ये किया कि असल में गुड्डी की बहन की शादी की डेट रखी गई थी। उसी शादी में शशि को भी दावत दी गई थी और मंतोष शशि को दावत देता है और दावत 1-2 दिन पहले की देता है। जब वो शशि हिमाचल प्रदेश से बिहार वापस आती है, वापस आने के बाद पहले शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे के साथ शॉपिंग करते हैं और उसके बाद फिर 22 तारीख को गुड्डी भी इन लोगों के साथ शामिल हो जाती है। और उसी के साथ जब ये लोग उस रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचते हैं 22 तारीख की रात को, तो गोविंद को पहले से गुड्डी ने ये तय कर रखा था कि वो उसका गला दबाकर हत्या करेगा। उसी वक्त जब मंतोष और गुड्डी और खुद गोविंद उस जगह पर पहुंचते हैं, शशि भी उनके साथ होती, तो अचानक सन्नाटे इलाके में उस पेड़ के नीचे गोविंद उसका गला घोंटता है और सामने खड़ा मंतोष भी देखता रहता है और सामने गुड्डी भी खड़ी हुई थी। असल में उस वक्त मंतोष के जिम्मे कुछ नहीं था, मंतोष कुछ कर नहीं सकता था। इस वजह से वो इस कत्ल को रोक भी नहीं पाता है। इस तरह से इस कत्ल को अंजाम दिया जाता है और पुलिस उस नंबर के डंप डाटा को निकालने की वजह से कातिल तक पहुंच जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।